हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरी क्लास सीटेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट सीडीपी का संपूर्ण निचोड़ को समझेंगे। निचोड़ कहने का मतलब है जहां से हर साल एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उस पोर्शन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। यानी सीटेट के एग्जाम में 3 मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट हैं, कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे। और तीनों मनोवैज्ञानिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इनके कॉन्सेप्ट को मैं पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा एमसीक्यू माध्यम से। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोग कोहलबर्ग से इनके जो सिद्धांत हैं, अलग से उन क्लास में कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझ चुके हैं। लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक संस्कृत सिद्धांत है, अलग से क्लास में उसको भी समझ चुके हैं। जीन पियाजे द्वारा जो संगठनात्मक विकास की थ्योरी दी गई है, उसको भी हम लोग समझ लिए हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग इन तीनों मनोवैज्ञानिक को मिला के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, लगभग 70 से 80 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और आपके सीटेट एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन इसी क्लास से, इसी वीडियो से फिक्स हो जाएगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और अच्छे से पूरी क्लास को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आप लोग पेशेंस के साथ देखिए, क्वेश्चन को समझते रहिएगा। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? ठीक है, यानी जब जीन पियाजे अपना सिद्धांत देते हैं तो उसका प्रमुख निष्कर्ष क्या निकलता है। आइए सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। हमेशा सीटेट के एग्जाम में चारों ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास किया करिए, क्योंकि चार के चारों ऑप्शन सही लगते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके सामने है कि बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। अगर तुलना कर दिया किसी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि सीटेट एग्जाम हमेशा पॉजिटिव आंसर को टिक करने के लिए कहता है। ठीक है, बच्चों की जो सोच होती है वयस्कों से बेहतर नहीं होती, उनसे बेहतर हो भी सकती है, बेहतर नहीं भी हो सकती। तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन में आपको टर्मिनेट करना। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। हम भैया सोच को किसी नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहां पे मात्रात्मक शब्द आ गया, ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई एक सही होगा। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से बच्चों से के वयस्कों से यानी अपने से बड़ों से भिन्न होती। बिल्कुल बात सही है कि जो भी बच्चों की थिंकिंग होती है वो गुणात्मक रूप से बच्चों अपने से बड़ों से भिन्न होती है। अगर यहीं पे गुणात्मक शब्द ना होता, सिर्फ ये होता कि बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे गुणात्मक शब्द प्रयोग कर लिया है, यानी एक तरीके से मिला जुला रूप, वयस्कों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। पहला ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ए फॉर अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर ए का ए फॉर अमेरिका सही होगा। अच्छे से इसे समझ लिए हैं तो एक बार आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तो पूरे धैर्य के साथ एक एक प्रश्न को समझने का पूरा प्रयास करिएगा। चलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। बाद में अगर ये क्लास को देख रहे हैं तब भी आपके जो भी आंसर है कमेंट में कमेंट करते रहिएगा देखते समय। ठीक है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम है। जब मैं महान लेव वाइगोस्की साहब को पढ़ाया था तो बताया था लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो जहां पे सामाजिक शब्द आ जाए ना, उसको लेव वाइगोस्की से जोड़ देना। लेव वाइगोस्की एक अनुबंधित गतिविधि है नहीं, एक सामाजिक गतिविधि है। और लेव वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इसका बेस्ट हो जाएगा। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, ये भी नहीं, एक निष्क्रिय। अगर अधिगम भैया जब भी होगा तो ये निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो जाएगा। यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। सीटेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सीटेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है ऐसे प्रश्नों की। आइए अगला प्रश्न बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। अगर पुरस्कार और दंड आ जाए ना बच्चे, तो इसे आप जोड़ देना कोहलबर्ग से। किससे? कोहलबर्ग से। किससे बच्चे? कोहलबर्ग से जोड़ देना। तो जीन पियाजे के अनुसार पुरस्कार एवं दंड नहीं है,
ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार और कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद हमेशा चारों ऑप्शन को मॉनिटर किया करो। उसके बाद परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, दूसरों का अवलोकन। जीन पियाजे कभी भी दूसरों को अवलोकन करने पे जोर नहीं देते। वो कहते हैं बच्चा ना वैज्ञानिक होता है, तो अवलोकन तो पहले ही गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित, यानी उसे प्रेरित नहीं किया जा सकता, वो स्वयं सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर भैया बी फॉर बनाना इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा ज्ञान को सक्रिय रूप में सीखता है, संचरित करता है तथा वे अन्वेषण, अन्वेषण को आप खोज, ह्यूरिस्टिक कह सकते हैं, इसे खोज कह सकते हैं, यानी खोज करता है। तो बी फॉर बनाना इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आना रहता तो मैं ले आता, लेकिन नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन का जो लेवल होता है भैया थोड़ा सा हाई होता है। आप जीन पियाजे के सीधे सीधे सिद्धांत को नहीं पूछेगा कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नहीं, उनके सिद्धांत को तोड़ मरोड़ को पैडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र से संबंधित पूछता है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा उस प्रकार से मैं क्वेश्चन को लेके आया हूं। तो पूरे थंब के पूरे पेशेंस के साथ क्लास को देखना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न भैया आपके कोहलबर्ग से है, किससे है, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि सर जी ये कोहलबर्ग से संबंधित है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। जो मैं आपको कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ाया हूं इसके पहले वाली क्लास में, नहीं देखें जो बच्चे जाके देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं कहानी बताता, एक हिंज नामक व्यापारी था, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी और जो उसके इलाके में डॉक्टर था सिर्फ उसी के पास वो दवा थी कि उसकी पत्नी ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने दवा की भैया जो दाम है 4 गुना बढ़ा दिया। तो बताइए हिंज को दवाई चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो जो बच्चों ने तर्क प्रस्तुत किया कि भैया हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो पकड़ा जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है, सार्वभौम नैतिक अवस्था, इसे आप अभिविन्यास को अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अवस्था भी, स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यांत्रिक उद्देश्य अवस्था या फिर सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास या फिर अवस्था या फिर दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था या फिर अभिविन्यास। तो ये बताइए अगर आपको भैया चोरी करते हुए पकड़ लिए गए, जेल भेज दिया गया, यानी आपको दंड दिया जा रहा है, तो ये कोहलबर्ग की नैतिक की कौन सी अवस्था है, तो दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था है। डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत को आप लोग अच्छे से समझते हुए रहेगा। दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था, यदि आप पकड़ने जाने पर जेल भेज दिए जाते हैं तो यानी आपको भैया बच्चा कहेगा चोरी करना बेकार बात है, यानी आपको दंड मिलेगा, तो दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था वो है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं। जहां पे लेवाइगोस्की शब्द आ जाए तो ये प्राइवेट स्पीच पर जोर देते हैं, व्यक्तिगत वार्ता पे जोर देते हैं। ठीक, तो लेवाइगोस्की कहते हैं यदि बच्चा स्वयं से बात करता है, मौखिक संवाद करता है, खुद से ही अपने कार्यों को नियम प्रदान कर रहा है, तो समस्यात्मक वार्ता नहीं है। अहम केंद्रित शब्द आ गया तो इसको जोड़ दीजिएगा जीन पियाजे से, कि बच्चा जो कुछ सोचता है कि मैं ही हूं, वो जीन पियाजे कहते हैं। लेकिन मौखिक संवाद बच्चा अपने आप से कर रहा है तो वो व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है, इंडिविजुअल स्पीच है वो, यानी भ्रांत भाषा भी नहीं होगा, ये व्यक्तिगत वार्ता होगा। सी फॉर चेन्नई इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी आप लोग बेहतर रूप में समझते हुए आगे बढ़िए। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आंसर करिए। बड़ा बेस्ट, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोविज्ञान संरचनाएं को क्या कहते हैं, यानी अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। इसका सभी स्टूडेंट इसका आंसर करिए। साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन, उसके बाद संरक्षण बुद्धि या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन देते हैं, जेडपीडी कौन देते हैं, तो कहोगे सर जी जेडपीडी देते हैं लेवाइगोस्की। तो जीन पियाजे कहते हैं यदि आप अपने अनुभव से सही अर्थ निकाल ले रहे हैं तो ये आपका साम्य धारण है। ए फॉर अमेरिका है ये। ठीक है, चलिए
तो यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला ऑप्शन पे चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। एक उचित प्रश्न के सुझाव द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। यानी मान लीजिए, देखो ध्यान समझना, ये बच्ची की स्थिति है, बच्ची यहां पे पहुंच सकती है, लेकिन वो सहायता के माध्यम से आप उसे यहां पहुंचा सकते हैं। तो बताइए भैया वो तरीके से वो कौन सा बिंदु है, वो कौन सा सुझाव है। ठीक है, तो ये आपके एक तरीके समझ सकते हैं। लेव वाइगोस्की का यहां बात कर रहा है कि एक उचित प्रश्न या फिर एक बच्चे को सुझाव दे रहे हैं, आप एक तरीके से सुझाव दे रहे हैं कि जिस बिंदु पे वो पहुंच सकता है उससे और आगे आप उसे ले जा सकते हैं। तो वो क्या है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, निकट विकास का क्षेत्र है। ठीक है, वो आप कह सकते हैं जेडपीडी है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग कह सकते हैं समीपस्थ या फिर निकट विकास का क्षेत्र। 7 का डी फॉर डेनमार्क बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक एक प्रश्न को समझना, आसान प्रश्न नहीं लिया हूं, एक तरीके से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया हूं। तो थोड़ा समझने का प्रयास किया करिए, बोरिंग फील बिल्कुल भी मत किया करिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, थम के समझिए। लेओ वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। लेओ वाइगोस्की जहां आ गए तो आपको पता ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया पे जोर देते हैं। ठीक, तो किसके द्वारा बालक का एक तरीके से जो भी मानसिक क्षमता है उसे उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड की बात कौन करता है, तो तुरंत आपके जवाब में आना चाहिए सर कोहलबर्ग। लेकिन जब लेओ वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक, यानी लेओ वाइगोस्की कहते हैं एक बालक की मानसिक क्षमता को डेवलप हम कर सकते हैं अधिकतर जब वो समाज से अंतर क्रिया करेगा, परस्पर क्रिया करेगा, घुलेगा मिलेगा। तो ए फॉर अमेरिका इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 का। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा सा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है, खूब बेहतर रूप में समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ध्यान से समझना, निम्नलिखित में से भैया कौन सा मूर्त क्रियात्मक, जो आपके सामने है उसी के बारे में आप सोच रहे हो। सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवतात्मक चिंताएं। तो आप ये बताओ, अगर आपके सामने कोई वस्तु है उसको आप सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कहोगे सर जी करेंगे। अगर आपके सामने कोई विषय वस्तु है उसे आप सुरक्षित रख रहे हो, उसे आप सेफ रख रहे हो, उसे आप एक तरीके से सबसे बचा के रख रहे हो, तो मूर्त क्रियात्मक है। तो यानी निम्नलिखित में से अगर मूर्त क्रियात्मक अवस्था के बारे में बात करें तो सुरक्षित रखने की योग्यता ही है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यही इसका कौशल है, इसका स्किल है। तो 9 का ए फॉर अमेरिका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक एक प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए जीन पियाजे एवं लेओ वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की कैसे मनोवैज्ञानिक है, तो ये संरचनावादी हैं। ठीक, दोनों कहते हैं ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता बल्कि ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है, दोनों मानते हैं। तो दोनों संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं कि प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन निष्क्रिय, अगर जहां निष्क्रिय शब्द आ गया तो निष्क्रिय से अधिगम हो ही नहीं सकता। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन। दोनों कहते हैं कि ज्ञान को भैया हम सक्रिय रूप में रह के ही सीख सकते हैं, चाहे वो जीन पियाजे हो चाहे लेओ वाइगोस्की हो। हमारे संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट सक्रिय रह के ही हो सकता है, उसका निर्माण हो सकता है। तो जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। सी फॉर चेन्नई इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी आप लोग समझते हुए आगे बढ़िए। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्न में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अब मैं आपको बताया था कि जीन पियाजे अनुभव पे भी जोर देते हैं, परिपक्वता पे भी जोर देते हैं, संतुलीकरण पे भी जोर देते हैं, आत्मसातकरण पे भी जोर देते हैं, लेकिन जीन पियाजे सामाजिक संचरण पर जोर नहीं देते। तो सामाजिक संचरण पर जोर कौन देता है, तो भैया आपके वाइगोस्की जी साहब देते हैं। कौन देता है,
तो आपके लेव वाइगोस्की साहब देते हैं, ये समझते रहिएगा। यानी बौद्धिक विकास में जीन पियाजे एक तरीके से सामाजिक संस्करण को एक तरीके से तत्व तो नहीं है, उसको महत्व तो नहीं देते, तो इसका एक तरीके से नहीं पूछा है, तो ये फॉर अमेरिका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 11 का ए फॉर अमेरिका। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व सामाजिक संचरण नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करिए। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इन तीनों में से कोई एक ऐसी अवस्था है भैया जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास में? प्रस्तुति की अवस्था, सामाजिक अनुबंध अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था? आप सबको पता है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे संबंधित है, और आपके कोहलबर्ग के जब आप लास्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन एक तरीके से अवस्था। जब मैं आपको कोहलबर्ग को पढ़ाया था तो यह बात बताया था, तो बी फॉर बनाना इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये इनकी एक नैतिक अवस्था है। ठीक है, देखो नैतिक जो चरण इन्होंने दिया था तो 3 दिया था, लेकिन जब अवस्थाओं की बात करते हैं तो 6 हो गया था, प्रत्येक चरण की 2-2 अवस्थाओं को इन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, समझने वाला प्रश्न है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? अब यहाँ पे एक शब्द आ गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक, तो मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं कि जब सामाजिक एवं सांस्कृतिक भैया शब्द आ जाए तो तुरंत जोड़ देना उसे किससे? तो लेव वाइगोस्की से जोड़ देना। यानी एक अगर मनोवैज्ञानिक वो कह रहे हैं कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण समाज और अपने संस्कृति में रह के कर रहा है, तो वो लेव वाइगोस्की हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई कोई प्रश्न बड़ा इजी भी रह जाता लेकिन रिपीट हुआ क्वेश्चन रहता है। अब देखो ध्यान समझना, अगला प्रश्न समझने वाला प्रश्न है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा, ध्यान समझना, एक पहेली है जिसका नाम जिग्सा है, उसको करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला टुकड़ा गाढ़े रंग वाला है जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। यानी एक भैया नाजमा जूता बना रही, उसमें रंग बिरंग के एक तरीके से पार्ट को लगा रही है, वो स्वयं से ही बात कर रही है। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, या फिर जोर से बोलना, पाड़ या फिर ढांचा जिसे इसके फोल्डिंग कहते हैं, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। आत्म केंद्रित वार्ता जीन पियाजे संबंधित है। यदि भैया वाइगोस्की की बात आ जाता है तो व्यक्तिगत वार्ता प्राइवेट स्पीच, यानी नजमा प्राइवेट स्पीच करे, खुद से ही स्वयं से ही बात कर रही है, तो ये फॉर अमेरिका इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। जहां पे की पॉइंट बता दें, जहां पे वाइगोस्की आ जाए वहां पे देखना सामाजिक संस्कृत होगा या फिर व्यक्तिगत या फिर प्राइवेट स्पीच होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भैया आपका 14 जो क्वेश्चन है इसका ए फॉर अमेरिका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब देने का प्रयास करिए, समझिए प्रश्न का संख्या ज्यादा, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक बालक है भैया, आप उसे आवश्यकता पड़ने पर सहयोग दे रहे हो, साइकिल नहीं चला पा रहा है यदि वो, तो आप उसे साइकिल चलाने में मदद कर रहे हो, तो ये क्या है? प्रबलन है? नहीं, अनुबंधन है या फिर मॉडलिंग है, फिर पाड़ या फिर इसके फोल्डिंग है? तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि सर यदि लेव वाइगोस्की के अनुसार यदि हम किसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता दे रहे हैं, टेम्पररी गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो पाड़ ढांचा या फिर जिसे हम मचान भी कहते हैं, इसका अलग से नाम मचान भी है और इंग्लिश में इसे आप इसके फोल्डिंग भी कहते हैं। यानी आप उसे एक तरीके से सहयोग कर रहे हैं, पाड़ या फिर ढांचा के माध्यम से सहयोग प्रदान करें। डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है, इसको आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग से जितने भी प्रश्न जैसे जैसे घुमा के प्रश्न बन सकते हैं, सब प्रश्नों को लिया गया। तो एक एक प्रश्न को समझना, थोड़ा सा थम के समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित व्यवहारों में से
कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? देखो ध्यान से समझना, यहां पे कह रहा मूर्त संक्रियात्मक, यानी आप उसी के बारे में सोचेंगे जो आपके सामने होगा। ठीक, तो अभी ऊपर भी मैं बताया था, जब मूर्त संक्रियात्मक की बात आती है तो यहां पे संरक्षण किया जाता है। तो परिकल्पित निगमात्मक एक तरीके से तर्क, साध्यात्मक विचार, तो ये अमूर्त चिंतन हो गया। जब आप निगमन तर्क देते हो तो अमूर्त चिंतन है। संरक्षण एवं कक्षा में समावेशन, अब पता है कि जब मूर्त संक्रियात्मक है तो उसमें संरक्षण शब्द आ ही जाता है, तो बी फॉर इसका बनाना बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं अस्थिगत अनुकरण, या एक तरीके से पदार्थ अस्थायित्व, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद डी ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुक्रमिता होती है, नहीं। आप सबको पता है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कौन से विशेषित करता है, तो संरक्षण एवं कक्षा में समावेशन को यह तरीके से विशेषित करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के। तो बी फॉर बनाना इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी आप लोग समझते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर जीन पियाजे में अगर थोड़ा कंफ्यूजन है ना, तो इन क्वेश्चनों को देखने के बाद मेरी जीन पियाजे वाली क्लास को जाके देखिएगा तो बेहतर रूप में आप समझ पाएंगे। जो स्टूडेंट वो क्लास को देखे होंगे तो बेहतर रूप में क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आइए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की रचना है? यानी इन शब्दों में पियाजे ने किस शब्द को दिया था? तो जब मैं पियाजे साहब को पढ़ाया था तो उनकी अवस्थाओं को पढ़ाने से पहले उनके शब्दों को बताया था, तो मैं स्कीमा को बताया था, ठीक है। यदि आपके भी एक तरीके से मेमोरी है, ये मानसिक क्षमता को दिखाता है आपका स्कीमा। एक होता है स्कीमा, एक होता है स्कीम। स्कीम होता है भैया किसी कार्य को करने का सही पैटर्न, स्कीमा भैया किसी जानकारी को संगठित करना, एक जगह अस्थायी करना, यानी एक मानसिक प्रक्रिया है स्कीमा। तो जीन पियाजे के भी जो एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में वो स्कीमा के एक तरीके से जोड़ देते हैं, यानी उनका जो संरचना है वो स्कीमा है, ठीक है। यानी आपका 17 नंबर का क्वेश्चन का ए फॉर अमेरिका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको समझते रहिएगा। आइए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा पेडागोजी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हुआ प्रश्न है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लगना भूल गई, यानी जो भी उसका लंच बॉक्स है उसे लाना भूल गई, यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कह रही है। एक तरीके से नूर कह रही है कि भैया कल मैं तुम्हें अपना लंच दिया था, आज तुम अपना लंच मुझे दे दो। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन, उसके बाद नूर का कथन किस अवस्था को, किस अभिविन्यास प्रारूप को, और उसके बाद किस अवस्था को दर्शाता है? तो आपको यह पता चल गया ये परंपरागत अवस्था को दर्शाता है, लेकिन अभिविन्यास कौन सा है? तो आदान प्रदान का कानून एवं व्यवस्था ये नहीं होगा। आज्ञा पालन, वो किसी के आज्ञा पालन के लिए नहीं कहा जा रहा है उससे माता पिता द्वारा, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। इच्छा होना या परंपरागत नहीं, वो आदान प्रदान करने के लिए कह रही है, तो यानी डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था को दर्शाता है लॉरेंस कोहलबर्ग के। यदि आप अपने चीजों को साझा कर रहे हैं तो वो आदान प्रदान अभिविन्यास या फिर स्टेज अवस्था को दिखा रहा है, ठीक है। आइए, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन समझने वाले प्रश्न है। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन यानी बच्चे की जो क्षमता है उसे सहयोग द्वारा और विस्तारित कर रहा है, ठीक है, उसे सहयोग द्वारा और विस्तारित कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? मैं हमेशा बताया हूं वाइगोस्की जब सहयोग को क्या कहते हैं? मचान कहते हैं, पाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ढांचा कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो आपको पता चल गया जेडपीडी नहीं है। जेडपीडी कहां तक आपका विकास हो सकता है, लेकिन जो आपका सहयोग कर रहा है उसे आप इसके फोल्डिंग कहेंगे, उसे आप ढांचा कहेंगे, ठीक है। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? जेडपीडी होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। इतना इसके बारे में आप सभी जानते रहिएगा, ठीक है। आइए उसके बाद इसका 19 का कि एक तरीके सी फॉर चेन्नई बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। यानी जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें यदि आप निगमनात्मक तर्क करते हैं, अमूर्त चिंतन कर रहे हैं, तो सीधे सीधे इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। अगर आप निगमनात्मक चिंतन कर पा रहे हैं, तर्क कर पा रहे हैं, तो ये एक तरीके से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये। ठीक, इसको आप लोग जानते रहेगा, ये क्वेश्चन भैया, इसको एक तरीके से आप एक तरीके से इसे स्टार लगा लीजिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये। ठीक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें आप निगमनात्मक तर्क कर पा रहे हैं, तो बी का डी फॉर डेनमार्क उत्तर हो जाएगा, इसको भी जानते रहिएगा। और तीनों मनोवैज्ञानिक पे मैं क्लास पढ़ा चुका हूं, जिन बच्चों को एक भी क्वेश्चन समझने में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ रही है वो क्लास जाके जरूर देख लेना। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यानी कौन से मनोवैज्ञानिक सामाजिक और संस्कृत के बारे में जोर देते हैं, तो 21 का आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सर आपने बताया है कि जब बात आ जाए सामाजिक और संस्कृत की तो लेव वाइगोस्की को टिक कर देंगे, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने ही सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, पेडागोजी संबंधित प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए, यानी उसके निष्कर्ष को निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अपनी कक्षा में एक अध्यापक को क्लास 6 to 8 में कौन सी विधि का अपनाना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को एक तरीके से हतोत्साहित करना चाहिए, उसे एक तरीके से भैया निकार देना चाहिए? नहीं, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए कि जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। आप सबको पता है कि जीन पियाजे कहते हैं एक बालक नन्हा वैज्ञानिक होता है, तो यानी उसे ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करिए जो भैया वो अपने तर्क पर वो समाधान को पहुंचे। ठीक, उसे ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करिए कि जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। तो आपका 22 का बी फॉर बनाना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें तर्क आधारित समस्या का समाधान हो, हम तर्क के आधार पर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, यही जीन पियाजे कहते हैं। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री, केवल शब्द आ गया पहले ही गलत, केवल यहाँ पे ये भी गलत। ठीक है, तो यानी बी फॉर बनाना इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। और याद रखना, सीटेट के एग्जाम में जिस ऑप्शन में आपको सिर्फ दिख जाए, केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, ठीक है, अकेला दिख जाए, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि सीटेट हमेशा पॉजिटिव आंसर को टिक करने के लिए कहता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वो क्वेश्चन है ना, जो ऐसा नहीं कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस ये समझो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, पियाजे एक तरीके से उनकी अवस्थाएं कौन सी थी, नहीं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया हूं। तो थोड़ा सा ये आपको एक तरीके से हर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो सब क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यहां पे हाईलाइट मैं पहले ही कर दिया हूं, यहां पे जब नहीं शब्द आ जाए तो ध्यान से पढ़ना। यानी जीन पियाजे इसमें से कौन से भैया कथन पे जोर नहीं देते? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। जीन पियाजे हमेशा कहते हैं कि एक स्टूडेंट, एक छात्र छात्रा, बालक बालिका अपने पर्यावरण से क्रिया करके सीखते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी जीन पियाजे कहते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग स्वयं करते हैं। क्या करते हैं? तो स्वयं करते हैं, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। जीन पियाजे को पूरा पढ़ डालेंगे लेकिन निरंतर शब्द कहीं नहीं मिलेगा, तो डी फॉर डेनमार्क इसका गलत उत्तर हो जाएगा कि जीन पियाजे भैया कौन से कथन पर जोर नहीं देते कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बात सही है, लेकिन जीन पियाजे इस पे जोर नहीं देते, तो डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी आप लोग समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, समझते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ठीक है, एक सीमा, पूर्व संक्रियात्मक की एक विचार सीमा नहीं है। अनुक्रमणिकता या फिर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार की एक तरीके से प्रतीकात्मक विचार का विकास, या फिर एक तरीके से अहम मान्यता। आप सबको पता है जो पूर्व संक्रियात्मक है उसकी कौन सी सीमा नहीं है, तो बच्चे प्रतीकात्मक विचार नहीं कर पाते। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति तो थोड़ा बहुत आ जाती है, क्योंकि यह संवेदी पेशी से आगे की अवस्था है, तो उसमें प्रतीकात्मक विचार का विकास उत्पन्न नहीं होता। ये इसकी एक सीमा नहीं है, तो सी फॉर चेन्नई इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए
अगला प्रश्न समझिए, अगला प्रश्न 25 क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यानी जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट, उसमें भैया योगदान में किसे निम्नलिखित रूप से माना जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक नैतिक दार्शनिक होते हैं, नहीं, उनका ऐसा कोई विचार नहीं है। उसके साथ उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, नैतिक परिपक्वता के बीच एक के सहयोग का समर्थन किया है। हाँ, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं वो कहते हैं कि नैतिक परिपक्वता तभी आएगी जब संज्ञानात्मक परिपक्वता आती है। और आप सबको पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत है उसी को आगे बढ़ाते हुए उसको विस्तार दिए हैं। तो वो कहते हैं कि भैया आपका नैतिक विकास इसी से होगा जब आपका संज्ञानात्मक विकास डेवलपमेंट होगा। ये कहते हैं, देखो ध्यान से समझना, इसको डेप्थ में चलते हैं। आपके लेव वाइगोस्की से तुलना करके समझो, लेव वाइगोस्की एज को मैटर नहीं मानते, लेकिन लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे आपके एज को कहते हैं। एज भैया एक तरीके से मेन रोल प्ले करता है नैतिक विकास में। आप एज नहीं कि आप 2 वर्ष के हैं तो आप ऐसा नहीं कि अमूर्त चिंतन करने लगे, नैतिक एक तरीके से नैतिक निर्णय लेने लगे, नहीं, एक एज के बाद ही आपको नैतिक परिपक्वता आती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता दोनों पर जोर देते हैं। ठीक, तो इसका बी फॉर बनाना उत्तर जाएगा, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग संज्ञानात्मक विकास की परिपक्वता और नैतिक विकास की परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करते हैं, यानी दोनों मानते हैं कि परस्पर चलते हैं। ठीक है, चलिए, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध को स्थापित करता है, यह भी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा कोहलबर्ग के सिद्धांत को, यानी वो माना जाता है उनके योगदान में कि भैया संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक गहरा संबंध होता है, दोनों एक समान डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो बी फॉर 25 क्वेश्चन का बी फॉर बनाना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को संदर्भित करता है, यानी आप कह सकते हैं ये बात करा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी की बात कर रहा है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। 26 का भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उस सीखने के बिंदु को जहां सहयोग वापस लिया जा सकता है, हो सकता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, नहीं, उस चरण को हम क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हो भैया वो आप एक तरीके से उसे निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को आप कह सकते हैं, उस विकास के जहां अधिकतम विकास संभव हो, यह भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, तो अगर बच्चा पूरी जिम्मेदारी ले लेगा तो आप भैया निकटवर्ती विकास का क्षेत्र नहीं कह सकते। एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करने लगता है, तो भैया आपका निकटवर्ती यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं जेडपीडी का बेस्ट ऑप्शन जाएगा। एक तरीके से पॉजिटिव अप्रोच को रखते हुए आंसर को टिक करेंगे तो टिक हो जाएगा कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ, यानी उसे सही दिशा में सही सहयोग दे रहे हैं, तो कोई कार्य वो स्वयं करने लगता है। अगर वो साइकिल चलाना आप सिखा दिए सही तरीके से, तो कुछ समय बाद साइकिल वो स्वयं चला लेता है। यही होता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आप लोग इसे एक तरीके से पॉजिटिव आंसर को समझेंगे तो आप इसका बेस्ट ऑप्शन दे पाएंगे। ठीक है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक तरीके से मूल कारण क्या है, तो जब मैं हमेशा बताता हूं जब लेव वाइगोस्की आ जाए तो इन्हें तुरंत आप किससे जोड़ देना, तो सामाजिक सांस्कृतिक से जोड़ देना। तो मानसिक प्रारूपों यानी एक तरीके से स्कीमाज का एक तरीके से समावेशन नहीं, उद्दीपन अनुक्रिया का एक तरीके से यूमनज नहीं, ये भी नहीं होगा, संतुलन नहीं। आपको पता है लेव वाइगोस्की किस पे जोड़ देते हैं, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया पे, सामाजिक अंतःक्रिया पे, किस पे, सामाजिक अंतःक्रिया पे जोड़ देते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया आप कह सकते हैं कि मूल कारण है लेव वाइगोस्की के, यानी संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण मानते हैं लेव वाइगोस्की समाज से अंतःक्रिया, समाज से घुलना मिलना। डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए
अगला प्रश्न समझिए, बस प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़िए। जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप टिक होते आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। अब आपको एक तरीके से ये तर्क दिया गया है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना ही चाहिए। मैं आपको बताया था कि एक बालक यदि अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए डेली मंदिर मस्जिद जाता है तो वो किस लिए जाता है, क्योंकि वो अच्छा लड़का लड़की बन पाए, वो अच्छा लड़का लड़की बन पाए, इसलिए वो डेली मंदिर जाता है। तो यदि आप ईमानदार हैं तो माता पिता आप पे गर्व करेंगे, यानी आप अच्छी लड़की बनना चाहते हैं। तो 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप भैया यदि आप अपने अच्छा व अच्छी बनने के लिए ही व्यवहार कर रहे हैं तो आप किस स्टेज में हैं, तो आप कह सकते हैं अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के अनुकूलन के स्टेज में है। तो इसका ए फॉर अमेरिका उत्तर आ जाएगा, यानी आप किसी को दिखाने के लिए ही, अच्छा बनने के लिए ही व्यवहार कर रहे हैं तो वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास नहीं, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन ये भी नहीं होगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। आप सभी को पता है कि आप भैया खोजबीन करें, ठीक, आप ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करें। तो शिक्षार्थी द्वारा यदि पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन हो, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है और वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन नहीं, ये तो वाइगोस्की कहते हैं। तो स्वयं अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये कहते हैं जीन पियाजे अधिगम के भैया क्या आवश्यक है, तो विद्यार्थी स्वयं अन्वेषण करे, खोज करे, तो सी फॉर चेन्नई इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बेहतर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसे स्कीमा भी कहते हैं, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नई नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है किस नाम से। आपकी नवीन जानकारी में आप एक तरीके से पुरानी जानकारी को संशोधित कर रहे हो, ठीक, यानी आप वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन कर रहे हो, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये अनुकूलन में मैं आपको बताया था, ये समावेशन और समायोजन है। मैं आपको जीन पियाजे के जब शब्द पढ़ाया था तो बताया था कि बच्चे होता है अनुकूलन, और अनुकूलन में मैं दो बताया था, एक बताया था आपको समावेशन और एक बताया था मैं आपको समायोजन। और समावेशन क्या होता है, मैं कह दूं कि 4 पैर वाले कुत्ता होते हैं, डॉग होते हैं, तो अगर बिल्ली दिख जाए तो आप कह दोगे कि अपने जानकारी में संशोधन कर लोगे कि हाँ सर जी मुझे बताए थे कि 4 पैर वाले कुत्ते होते हैं, यानी जो आपके 4 पैर की बिल्ली दिख गई उसे भी आप कुत्ता कह लेंगे, यानी आप समावेशन कर ले रहे हैं। लेकिन समायोजन क्या हो रहा है कि भैया अगर आपको यह पता चल गया, आवाज के आधार पर अंतर कर ले रहे हैं कि 4 पैर कुत्ते के भी हैं, 4 पैर बिल्ली के भी हैं, लेकिन बिल्ली की आवाज अलग, कुत्ते की आवाज अलग, तो ये इनका आप समायोजन भी कर ले रहे हैं, यानी पुरानी जानकारी में संशोधन, ठीक। तो ये किसमें दिखाता है, अनुकूलन में। अनुकूलन के 2 शब्द में समावेशन और समायोजन। तो यानी जीन पियाजे भैया आप कहते हैं कि आपकी जो भी प्रारूप है, जो भी स्कीमा है, अगर आप नवीन जानकारी में संशोधन कर रहे हैं तो वो है समावेशन, और यदि नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन कर रहे हैं तो वो है समायोजन, यानी इसका बी फॉर बनाना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30 का बी फॉर बनाना, इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में संशोधन के लिए जाने जाते हैं, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं। तो 31 का आप सबको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग किससे संबंधित है, तो ये नैतिक विकास से संबंधित है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। 31 का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप एक तरीके से सी ऑप्शन इसका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेओ वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। आप लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं,
लेवाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे को समाज में अंतःक्रिया करके सिखाइए। तो आप एक अध्यापक हैं और लेवाइगोस्की के सिद्धांत को पालन कर रहे हैं, तो बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे, मान्यता देंगे? तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण करने के लिए, वस्तुपरक बहुविकल्प के प्रकार के प्रश्न के लिए, सहयोगी प्रोजेक्ट के लिए, मानकीकृत। आपको सबको पता है कि समाज पे जोर देते हैं लेवाइगोस्की, और जब समाज में आते हैं तो भैया सहयोग करते हैं। तो सहयोग प्रोजेक्ट, एक अध्यापक होने के नाते आप लेवाइगोस्की को सिद्धांत को पालन कर रहे हैं, तो सहयोगी प्रोजेक्ट पर बच्चों को काम करने दीजिए, यानी सहयोगी प्रोजेक्ट पर आप एक तरीके से मान्यता देंगे, वरीयता देंगे। तो इसका सी फॉर चेन्नई बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेना, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को ना मिले तो कहिएगा। ठीक, जो स्टूडेंट थंब के समझ रहे हैं, समझिए आप बेहतर कंटेंट को भैया ले रहे हैं। ठीक, इजी इजी क्वेश्चन देने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने से बड़ों के साथ मारपीट करके सीखते हैं, नहीं अनुकरण करके सीखते। हो सकता है प्रतियोगिता करके सीखते हैं, हो सकता है अंतःक्रिया। आप सबको पता है कि वाइगोस्की अंतःक्रिया पर जोर देते हैं। कहते हैं कि बालक जो कुछ भी सीखता समाज से अंतःक्रिया, अन्योन्य क्रिया करके सीखता है। ठीक, इंटरेक्शन करके सीखता। तो आपका डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा को बनाने के लिए क्या कहा जाता है? स्कीमा निर्माण, आधारभूत संरचना, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। नहीं, जेडपीडी नहीं कहा जाता। ये तो भैया आपका हो गया जिन वाइगोस्की का शब्द। लेकिन आप अनुकूलन करोगे, समायोजन समावेशन करोगे। ठीक, यदि आप नई जानकारी में पुराने जानकारी को ऐड कर रहे हो या फिर नई जानकारी को अडॉप्ट कर रहे हो तो ये अनुकूलन है। ठीक है, तो आपका एक तरीके से जीन पियाजे का शब्द है। तो भैया कि 34 का ऑप्शन सी फॉर चेन्नई उत्तर जाएगा कि आप स्कीमाओं को समायोजित कर रहे हैं, हटा रहे हैं या नए स्कीमा को बना रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। निजी भाषा शब्दावली का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो वाइगोस्की के द्वारा किया गया। प्राइवेट स्पीच का ये भी जानते रहिएगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ बहुत कुछ सीखते हैं, क्या करके? तो अंतःक्रिया करके। ठीक, रिपीट क्वेश्चन है, देखो प्रश्न कैसे घुमाता है। ठीक, वाइगोस्की अंतःक्रिया, वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति पर जोर देते हैं, इतना जानते रहिएगा। आइए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर कितने हैं? सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं, एक नैतिक विकास के स्तर हैं, एक है अवस्था। अवस्था तो 6 थी, तो स्तर कितने थे? 3, और प्रत्येक स्तर के 2-2 अवस्थाएं थी। ठीक, तो इसका ए फॉर अमेरिका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चे की भाषा में दूसरों के साथ संप्रेषण कर महत्वपूर्ण कारक है। ये कौन कहते हैं? एक बच्चे की भाषा विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण। एक बालक तभी सीख सकता है वो जो दूसरों के साथ अंतःक्रिया करे, संप्रेषण करे। कौन कहते हैं? यानी वो समाज से इंटरेक्शन करे। कौन कहते हैं? वाइगोस्की कहते हैं। बी फॉर बनाना इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर समझने वाला प्रश्न है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। स्वयं वो किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती पुष्पा। इसका उत्तर आप सभी लोग दीजिए। फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को आप क्या कहेंगे? एक भैया अध्यापिका ने है, वो पुष्पा को देखती कि वो स्वयं किसी कार्य को नहीं कर सकती, लेकिन यदि उसका कोई हेल्प कर दिया तो वो उस कार्य को कर दे रही है। तो बताइए इसको आप क्या कह के बुकालेंगे? पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में आपको विकास के लिए उस दिशा में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आपको सहायता नहीं दी जा सकती। सहारा देना, आपको पाड़ या फिर मचान, ठीक, पाड़ या मचान देना, इसके फोल्डिंग देना, ये सहारा देना। यानी आप किसी कोई कार्य नहीं कर पा रहा, आप उसे सहारा दे रहे हैं। यही मार्ग दर्शा रहा है जीन पियाजे का, लेवाइगोस्की का, सॉरी। तो ये डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा। यदि आप किसी सहायता दे रहे हैं तो वो है इसके फोल्डिंग। आप यहां हो, आपका विकास यहां तक हो सकता है, इस बीच की जो दूरी होती है इसे आप कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सीमास्थ विकास का क्षेत्र। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा।
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? व्यक्ति के संज्ञानात्मक, यहाँ पे जीन पियाजे, और जीन पियाजे पता है भैया ये किसके विरोध में है? वाइगोस्की के। तो सामाजिक अनुभव संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता, लेकिन यही वाइगोस्की अगर रहते वो कहते सामाजिक अनुभव प्रभावित करता है, और पियाजे कहते हैं, वाइगोस्की पियाजे कहते हैं कि सामाजिक विकास जो होता है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। तो इसका एक तरीके से आपके पियाजे भाषा पे भी जोर देते हैं, परिपक्वता में भी, क्रियाकलाप पे, लेकिन सामाजिक अनुभव पे जोर नहीं देते। तो पियाजे का बी फॉर बनाना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझिए। वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के अनुसार संस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 41 का। उसके बाद बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण रूप से परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं? नहीं, ये बात गलत है। बच्चे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते, उनके सामने जो है वो उसी के बारे में चिंतन करेंगे। स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग निम्न स्तर है? नहीं भैया, वो स्वयं से बात नहीं करते। तो बात यह है कि वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के अनुसार संस्कृत व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी आप भैया समझ सकते हैं कि विकास में भाषा और आपके लैंग्वेज यानी कल्चर और आपकी लैंग्वेज महत्वपूर्ण भाषा रोल निभाते हैं कि आपके एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास में। तो आप कह सकते हैं कि आप ले वाइगोस्की, जहां संस्कृत सामाजिक संस्कृत शब्द आ जाए वहां आप कह सकते हैं कि आप विकास में सामाजिक, संस्कृत, भाषा तीनों को महत्वपूर्ण दे सकते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत और भाषा है, तो ए फॉर अमेरिका इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के मध्य सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करता है? यानी यहाँ पे कह रहा है वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास व अधिगम के मध्य सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत करता है। विकास अधिगम से स्वाधीन है। विकास अधिगम से स्वाधीन नहीं, हम स्वयं नहीं सीखते, ये वाइगोस्की नहीं कहते, वो कहते हैं हम समाज से सीखते हैं। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं, ये ऑप्शन आपका हो सकता है 42 का, ये हो सकता है। उसके बाद विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती नहीं, दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद विकास अधिगम का समानार्थक है, ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जाएगा विकास एवं अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं। आपका अधिगम होगा तो आपका विकास भी होगा, आपका विकास होगा तो आपका अधिगम भी होगा। तो यानी वाइगोस्की के अनुसार भैया विकास एवं अधिगम समांतर प्रक्रियाएं हैं। ये प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। कोहल वर्ग के एक तरीके सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस प्रवृत्ति का होगा? ध्यान से समझना कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति का होगा? एक तरीके से व्यक्ति आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, या फिर आप कह सकते हैं पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। आप सबको पता पूर्व परंपरागत स्तर और पूर्व परंपरागत स्तर पर दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था होती है। माता पिता ही जो नियम तय कर देते हैं, हम उस नियम का पालन करते हैं। तो यदि पूर्व परंपरागत स्तर में आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो आपके दिमाग में अंतर्निहित संभावित दंड एक तरीके से की अवस्था होगी। तो डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट उत्तर हो जाएगा कि आपको सबको पता है ना कि कोहलबर्ग ने 3 स्तर को बताया था और एक एक स्तर को 2-2 स्टेज बताए थे, एक एक स्तर को 2-2 अवस्थाएं बताए थे। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसकी एक अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, तो इसका डी फॉर डेनमार्क उत्तर हो जाएगा कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार यदि कोई निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति का होगा, किस तरफ उसकी प्रवृत्ति होगी, तो वो अंतर्निहित दंड एक तरीके से उनके जहन में होगा, उसके दिमाग में होगा। डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलिए। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते? यानी बच्चे के भैया किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार दिया जाए, गलत बात है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला एवं पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ये भी बात गलत है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर
नियंत्रित किया जाए। नेगेटिव अंतर नहीं देंगे तो यह भी गलत हो जाएगा। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं और यही कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की इसी कथन से सहमत है कि बच्चे का भैया तभी सीख सकते हैं जब वो समाज के साथ अंतःक्रिया करें। तो डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए 45 समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक ये तो फाइनल स्टेज है, मूर्त नहीं, ये तो भैया 7 से 11 है। संवेदी ये तो 2 से एक तरीके से 4 वर्ष है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके जन्म से 2 वर्ष है। संवेदी गतिक आप कैसे पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, यानी ये आपके सेकेंड स्टेज में है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। आप कह सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 4 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से है? 2 से लेकर 4 वर्ष। और 11 से ऊपर कौन हो जाती है? वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। और कह सकते हैं कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तो संवेदी गतिक अवस्था होती है। और आप कह सकते हैं मूर्त जो होती है वो 7 से लेकर 11 वर्ष कर होती है। ये कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। तो 45 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि डी फॉर डेनमार्क पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे कौन सा होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आइए नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव को क्या कहा जाता है? ठीक, तो 46 का उत्तर आप लोग दीजिए कि नवीन जानकारी है, उसके वर्तमान स्कीमा में आप बदलाव कर रहे हैं तो आप आत्मसातकरण करेंगे, समायोजन करेंगे, आत्मकेंद्रित अनुकूलन। अगर यहां पे अनुकूलन नहीं होता तो आप क्या कहेंगे? समायोजन के लिए जा सकते हैं, लेकिन समायोजन यहां नहीं होगा। वर्तमान स्कीमा में बदलाव कर रहे हैं तो यह समावेशन होगा, यह समावेशन होगा। समायोजन विरोध होने पर जानकारी में परिवर्तन। तो डी फॉर डेनमार्क इसका उत्तर हो जाएगा। यदि आप अपने स्कीमा में यानी अपने कॉन्सेप्ट में बदलाव कर रहे हैं तो वो अनुकूलन है, एक तरीके से वो अनुकूलन है। तो यानी 46 का भैया हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, आइए जितने भी छात्र छात्राएं हैं बहुत अच्छे से थंब के उत्तर देते रहिए और एक एक प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़िए। देखिए कहते हैं क्लास में ज्यादा फालतू की बात नहीं करते, सबके पास समय कम है, तो जो पढ़ाने आए सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल A to Z आपके क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है। आपको जिन क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, वरना क्वेश्चन की प्रकृति को बस समझते रहिए। ठीक है, देखिए मानसिक संरचना जो चिंतन प्रक्रिया के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? वो कहते हैं कि मानसिक संरचना के लिए किस शब्द का प्रयोग किए? आप अपने चीजों को एक जगह स्थायी कर रहे हैं, उन चीजों को एक जगह स्टोर कर रहे हैं, तो स्कीमा को, वो अवधारणाएं को, कॉन्सेप्ट को, यानी जीन पियाजे स्कीमा पर जोर देते हैं मानसिक संरचना के लिए। तो ये बुद्धि पर जोर नहीं देते बल्कि स्कीमा शब्द कहते हैं। तो सी फॉर चेन्नई इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे अपने प्रति वयस्कों को ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बच्चे स्वयं से एक तरीके से बहुत बातूनी होते हैं, नहीं, बच्चे अहम केंद्रित, ये तो जीन पियाजे कहते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बेस्ट ऑप्शन इसका जाएगा डी फॉर डेनमार्क। अगर बच्चे स्वयं से बात कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट स्पीच कर रहे हैं, वो स्वयं के कार्य को दिशा देने के लिए डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न, समझने वाला प्रश्न है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता के विकास निम्नलिखित किस अवस्थाओं, क्या एक तरीके से निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? इस प्रश्न को ऐसा समझाएंगे ना, कबो नहीं भूलेंगे। अगर एक लड़का, एक बालक, एक बालिका, एक लड़की, एक छात्र छात्रा अमूर्त चिंतन का विकास, डेवलपमेंट उसके अंदर हो गया है, तो वो कौन सी स्टेज में है? मूर्त संक्रियात्मक में। अरे भैया मूर्त संक्रियात्मक में अमूर्त चिंतन करेगा? कहोगे सर जी नहीं करेगा। औपचारिक 7 से 11 से लेके एवं 11 से ऊपर, 11 से ऊपर की अवस्था। संवेदी गति, एक तो नन्हा सा बालक है, छोटा सा, वो अमूर्त चिंतन कर पाएगा। मम्मी ना दिखे तो मम्मी के बारे में सोचेगा, मम्मी का रूप एक तरीके से गढ़न उसको चिंतन में आएगा। 2 2 4 आप बता दिए, लेकिन अगर वो 2 2 उसको बोलो कि बच्चे 2 और 2 कितना होता है बताओ मन में, तो नहीं बता पाएगा। संवेदी गतिक अवस्था में भी अमूर्त चिंतन नहीं होता, पूर्व संक्रियात्मक में भी नहीं होता। तो औपचारिक संक्रियात्मक, इसी का एक और नाम है औपचारिक संक्रियात्मक का,
कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जहां अमूर्त दिख जाए जीन पियाजे के अनुसार तो ये औपचारिक यानी 7 से लेके 11, ठीक, आप इसे कह सकते हैं औपचारिक को कह सकते हैं 11 से एबव, सॉरी 11 से एबव कह सकते हैं। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है ये 11 से एबव है। तो अमूर्त चिंतन यदि आप कर रहे हैं तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसकी एज क्या होती है, हम कह सकते हैं 11 साल से ऊपर, ठीक है, क्या कह सकते हैं, तो 11 साल से ऊपर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि मेरे लिए, कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। ये लॉरेंस कोहल वर्ग एक तरीके से भैया लॉरेंस कोहल वर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का बनने के लिए नहीं, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, ठीक, ओरिएंटेशन नहीं, सहायक उद्देश्य अभिकरण, उसके बाद दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन नहीं होगा। अगर आप मेरे लिए करें मैं आपके लिए, आप मुझे 20 रुपए का बोतल 20 रुपए दे रहा हूं, मुझे पानी दे दीजिए, यानी पैसा लेके पानी पी रहा, सामाजिक अनुबंधन। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई आपको पानी पीने के लिए दे दिया तो ये सामाजिक उद्देश्य अभिमुखीकरण है। पापा को खुश करने के लिए डेली पढ़ते हैं, डेली विद्यालय जाते हैं तो अच्छा लड़की बन रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी के बदले कोई कार्य कर रहे हैं तो सामाजिक अनुबंधन है, बी फॉर बनाना बेस्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार, अगला प्रश्न बड़ा समझने वाला प्रश्न है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था के अंतर्गत करेगा? सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी छात्र छात्राएं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 16 या फिर 16 ना कह के 11 से ऊपर कहिए। संवेदी पेशी 2 से लेके, एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे जो बॉडी पार्ट है, हमारे जो ऑर्गन है उनसे कोई कार्य कर रहे हैं, संवेदी पेशी ज्ञानेंद्रिया 2 से लेके 7 वर्ष। तो अगर आप अमूर्त चिंतन कर रहे हैं तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, और इसी का एक नाम और आप कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेके ये 16 वर्ष तक होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार जिस स्टेज में आप अमूर्त चिंतन करने लगेंगे तो वो अगर मन में 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा पढ़ने लगे तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती 11 से लेके 16 वर्ष। सेफ और चेन्नई इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा। एग्जाम में अगर ये पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आया तो आप कहना, एक एक प्रश्न को समझे रहेंगे तभी एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। अरे बड़ा अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि निम्न सिद्धांतों में से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण, यानी संवेदी चालक, यानी जो प्रारंभिक स्टेज है जीन पियाजे के, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक। सुदृढ़ परिचालन को आप क्या कहेंगे? तो सुदृढ़ परिचालन को आप बच्चे कहेंगे एक तरीके से पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? पूर्व संक्रियात्मक। और एक तरीके से पूर्व परिचालन आप क्या कहेंगे? तो इसको आप कह सकते हैं, देखिए जो पूर्व एक तरीके से परिचालन को आप कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक, और सुदृढ़ परिचालन को मूर्त, और आप तो अमूर्त को आप कह सकते हैं औपचारिक, और शुरू में जो बालक चल रहा है उसे आप संवेदी पेशी कह सकते हैं, यानी संवेदी पेशी चालक 2 से लेके जन्म से लेके 2 वर्ष तक है। इसको कौन से एक तरीके से निम्न सिद्धांतों के बच्चे के बौद्धिक विकास के जो 4 चरण हैं किसको चिन्हित करता है, किसके सिद्धांत को? तो आप सबको पता है कि 4 सिद्धांत के बारे में कौन बताया था? औपचारिक परिचालन यानी अमूर्त चिंतन के बारे में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जो भी है 4 चरणों के बारे में, यानी 4 अवस्थाओं के बारे में किसने बताया था? तो जीन पियाजे। तो आपको पता है 52 का बेस्ट ऑप्शन जाएगा C4 जीन पियाजे के साथ, ठीक है। आइए वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी बात नहीं होती? तो वो है जैविक, इसकी उपेक्षा होती है। सेफ और चेन्नई आया हुआ प्रश्न है, रिपीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न बजिए। एक वर्ष तक शिशु जब आंख, कान और हाथ से सोचते हैं तो भैया निम्नलिखित में से वो कौन सा स्तर है? तो आप सबको पता है इंद्रजनित गामक, जन्म से लेके 2 वर्ष, जन्म से लोग 2 वर्ष। अगर बालक को कहोगे बाबू आ जाओ, तो भैया पूरे बॉडी से चलना प्रारंभ कर देगा, आपके पास आते थे गिर जाएगा, यानी वो क्या है? इंद्रजनित है।
तो भैया 54 का सी ऑप्शन जाएगा। यानी जब अपने वो पूरे बॉडी पार्ट से कार्य कर रहा है तो इंद्रजनित है वो पेशी गामक अवस्था, यह है स्टेज है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट कमेंट करिए, जितने भी जुड़े हैं पेशेंस के साथ कमेंट में कमेंट करिए। आया हुआ प्रश्न है ये छोटा सा प्रश्न, और वैसे ये प्रश्न मैं यूपी टेट का लिया हूं, ठीक है, सबको साफ साफ बता दूं ये प्रश्न यूपी टेट का है। सीटेट में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, ये प्रश्न यूपी टेट का है। यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बताइए इसका बेस्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। तो भैया आप जो जीन पियाजे हैं वो कितनी अवस्थाओं को बताते हैं? तो 4 स्टेज को, कितने? 4 स्टेज को बताते हैं, यानी 4 अवस्थाओं को बताते हैं। बी फॉर बनाना इसका उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। एक करनैल सिंह है, वो कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते, यानी वो टैक्स नहीं भरना चाहते। क्यों नहीं भरना चाहते? क्योंकि वो ये मानते कि जो हमारी सरकार है वो हमसे पैसे तो लेती है, लेकिन वो भ्रष्ट सरकार है। वो भैया बांध पुल निर्माण नहीं करती, बल्कि वो पैसे को बर्बाद कर देती है। तो कोहल वर्ग के अनुसार यह कौन सी स्टेज है? समझने वाला प्रश्न है। परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परंपरागत? तो हम कहते हैं जिसमें हम तर्क वितर्क करने लगते हैं ये पश्च परंपरागत है। यानी एक तरीके से हम कहते हैं अगर करनैल सिंह तर्क वितर्क कर रहे हैं कि हम पैसा दें कि ना दें, तो ये पश्च परंपरागत है। बी फॉर बनाना इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न, समझने वाला प्रश्न है, पेडागोजी संबंधित है। एक शिक्षिका, जीन पियाजे वाला क्वेश्चन है ये। एक शिक्षिका एक समान 2 गिलासों को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए यहाँ पे 2 गिलास है, बिल्कुल समान, इसमें समान मात्रा में इसके आते हैं। मान लीजिए 5 लीटर इसमें भी कोई वस्तु आ रही है, 5 लीटर इसमें भी कोई एक तरीके से दूध आ रहा है, ठीक है, जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। मान लीजिए 5 लीटर जूस इसमें भी है, 5 लीटर जूस उसमें भी है। ध्यान समझना, वह उन्हें 2 विभिन्न गिलासों में खाली कर देती है। एक गिलास बहुत लंबा है, मान लीजिए एक गिलास पतला सा है, लंबा सा है, और दूसरा गिलास बहुत चौड़ा सा है, ठीक, बहुत चौड़ा सा है, जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि अगर वो आपकी जो छात्रा है ना, अध्यापिका है, वो पूछते हैं कि देखो 5 लीटर जो है इसमें उतार दिया, 5 लीटर इसमें उतार दिया। अब अध्यापिका पूछती है कि भैया सबसे ज्यादा दूध किसमें है? स्टूडेंट से पूछती है कि इन दोनों में बताइए कि सबसे ज्यादा दूध किसमें है। तो शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई है? मैं आपको जीन पियाजे को बताया था जब पढ़ाया था, उनके शब्दों को समायोजन, ये नहीं होगा। अहम केंद्रिता, ये भी नहीं। आप विकेंद्रीकरण या पलटावी होगा। पलटावी मतलब वो होता है जिस बिंदु से आप आगे चले गए हो उस बिंदु पे वापस नहीं लौट पा रहे हो, तो वो होता पलटावी। लेकिन विकेंद्रीकरण क्या होता है? आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एक होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी अगर मैं कह दिया कि बाबू एक बात बताओ, घर में कोई कुत्ता नहीं आना चाहिए बच्चे से, तो बच्चा सिर्फ कुत्ते को ही रोकेगा, बिल्ली जा रही तो उसको जाने देगा। ये केंद्रीकरण है, सिर्फ जिस पे कह दिए उसी पे फोकस करना। लेकिन विकेंद्रीकरण क्या होता है? अंतर न कर पाना, यानी उसको ये भूल गया है कि 5 लीटर तो दोनों में है, तो भैया दोनों में दूध बराबर ही है। ये क्या है? विकेंद्रीकरण। जिस पे वो फोकस कर दिया सिर्फ उसी पे फोकस कर रहा है, तो ये विकेंद्रीकरण है, ठीक, ये बात जानते रहिएगा। यानी 57 का सी फॉर चेन्नई बेस्ट उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण पर महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं? सामाजिक पे वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिए थे। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, पियाजे से संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इसका उत्तर समझेंगे तभी दे पाएंगे। सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं, बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष में है, संवेदी पेशी अवस्था में है, तो सामाजिक मुद्दों पे कोई विचार नहीं देगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, हाँ वो अनुकरण करेगा थोड़ा बहुत, तार्किक रूप से समस्या का समाधान नहीं करेगा बच्चे। ये तो फाइनल स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी वो अनुकरण करने की स्मृति डेवलप हो जाती है। तो पियाजे का जो एक तरीके से कहते हैं इंद्रिय गामक यानी संवेदी पेशी अवस्था है, वो बी फॉर बनाना यानी अनुकरण स्मृति अवस्था है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। आइए अगला प्रश्न, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है?
तो उन्हें कठोर निर्देश या फिर कठोर दंड देकर, ये नहीं होगा। कठोर दंड देंगे तो पहले में गलत। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, नहीं, क्लास में धार्मिक शिक्षा को महत्व मत दीजिए। किसी भी धर्म विशेष की पढ़ाई मत बताइए, बल्कि उन्हें जीवन जीने के लिए अच्छे नियमों को बताइए। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर उसके साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करके, हाँ बात सही है, अगर भैया कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करना चाहते हैं तो जो भी नैतिक मूल्य है उन पर चर्चा करके शामिल करके उन्हें, डी फॉर डेनमार्क बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह कौन सी अवस्था है? तो अमूर्तता जो होती है फाइनल स्टेज है। तो 12 से वयस्क जो हैं वो अमूर्त हैं, लेकिन यहाँ पे मूर्त अनुभव की बात कर रहा है तो 61 का हो जाएगा कि 7 से 12 वर्ष, यहाँ पे 11 वर्ष भी हो जाएगा। देखो जीन पियाजे लोग जो स्टेज की फिक्स डेट है उसको नहीं, ईयर है उसको नहीं मैटर करते, वो सिर्फ एक अप्रोक्स डेट बता देते हैं। तो यदि आप अमूर्त अनुभव कर रहे हैं, यदि आप मूर्त अनुभव कर रहे हैं सॉरी, तो आप 7 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में यदि अमूर्त चिंतन कर रहे हैं तो 12 से एबव है, 11 से एबव है, इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 11 और उसके बाद पेशी संवेदी अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष। तो यदि आप अमूर्त अनुभव कर रहे हैं तो आपकी एज कौन सी है? तो ए फॉर अमेरिका 7 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है, आइए और एक बात और, जो स्टूडेंट यहां तक हैं, अगर आप तक सीटेट का नोट्स नहीं लिए हैं तो सीटेट का नोट्स नंबर पे संपर्क करिए, नोट्स ले लीजिए। सेलेक्टेड नोट्स है, जैसे मैं आपको बीएड में नोट्स प्रोवाइड करता हूं, बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो इस नंबर पे आप संपर्क करके नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा कैसे सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझकर। अमूर्त चिंतन, अमूर्त तरीके से चिंतन अमूर्त नहीं करेगा भैया पहली अवस्था में। भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करके इंद्रियों द्वारा, आप सबको पता है छोटे छोटे नन्हे बालिक हैं वो इंद्रियों द्वारा सीखते हैं। अगर मम्मी ऐसे आंख 10 बार मलका रही हैं तो बालक भी आंख मलकाना लगता है। अगर कहते हैं कि बाबू हाय करो बाय करो बाय करो, तो बालक बाय नहीं समझता, वो हाथ हिलाना जान जाता है। यानी एक तरीके से वो इंद्रियों द्वारा सीखता है। तो पहली अवस्था में वो इंद्रियों द्वारा सीखता है, इतना जानते रहेगा। पियाजे मुक्तक के क्षेत्र में योगदान जाना जाता है, यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा, मिसप्रिंट हो गया। तो पियाजे किस क्षेत्र में मुक्तक उनके योगदान के लिए जाना जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन डाउट वाला बन जाता है। भाषा विकास नहीं, ये तो चॉम्स्की हैं। ये कौन है? ये चॉम्स्की हैं। संज्ञानात्मक ये है जीन पियाजे। नैतिक ये है जीन पियाजे। सामाजिक ये है वाइगोस्की, ये है बंडूरा, ये है कार्ल रोजर। लेकिन किसके लिए जाना जाता है मुख्य रूप से? तो संज्ञानात्मक विकास। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन होता बी और सी, बी एंड सी, तो बी एंड सी हो जाता, क्योंकि जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास दोनों के बारे में बताए थे। लेकिन मुख्यतः कह रहा है तो संज्ञानात्मक विकास की तरफ जाएंगे, बी फॉर बनाना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलो। अगला प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि एक तरीके से पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है वह क्या है? ठीक, तो बताइए इसका बेस्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा? यहां पे देखो भैया ध्यान से, अनुकूलन नहीं है तो या तो भैया प्रत्यक्षण भी नहीं होगा, समायोजन या समायोजन होगा, स्कीमा नहीं होगा। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। हाँ चलिए, एक बात बताइए, अगर आप अपने जानकारी में संशोधन कर रहे हैं वो है समायोजन। अगर आप अनुकूलन के माध्यम से अपने जानकारी में विरोध होने पर अंतर कर रहे हैं तो है समावेशन। आप समझाइए देता हूं, जैसे मैं कह दिया कि भैया जो काले होते हैं वो कौवा होते हैं, लेकिन तुरंत आपको दिख गई कोयल, तो कह दोगे अरे हिमांशु सर बोले हैं कि भैया जो काले होते हैं वो कौवा होते हैं। कोयल को दिखने पर भी आप कौवा कहें, यह है समायोजन। अगर जैसे कौवा बोला काव काव, कोयल बोली, कोयल मान लो कोई गाना गा दी, चल छैया जो भी गाना गा दी, मान लो कोयल कोई गाना गा दी, पता चल गया अरे कौवा की आवाज अलग, कोयल की आवाज अलग, यानी विरोध उत्पन्न हो गया आपके जानकारी में, तो वो है समावेशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि अपने जानकारी में सिर्फ संशोधन कर रहे हैं, तो वो है समायोजन। ठीक है, तो यानी आपका 64 का बी फॉर बनाना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे समझिए, थम के समझिए, लगभग 80 क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार सही व गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने समय आप भैया शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहेंगे 65 में?
सहयोग, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तनकड़ा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सही व गलत में से किसी एक को चुनना, तो वो तो है नैतिक तनकड़ा। अगर किसी भैया वो जो प्रक्रिया है वो नैतिक दुविधा, मोरल डायलमा, आपको ये नहीं पता कि क्या गलत क्या सही है, आप कंफ्यूज हो, मान लीजिए आपके पास एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और यहां पे मान लीजिए सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको पता चला कि इस चैनल से पढ़ें कि इस चैनल से पढ़ें, आप दुविधा में हैं, आप किसी एक चैनल का सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये है नैतिक दुविधा। और नैतिक तकड़ा क्या होता है, किसी एक का डिसीजन लेना। अगर मान लीजिए ये है द परफेक्ट स्टडी चैनल, ये है कोई अन्य चैनल, तो आपको पता है कि हाँ हिमांशु सर मुझे बीएड में भी पढ़ाए हैं, मैं हिमांशु सर के मार्गदर्शन में ही सीटेट क्वालिफाई करूंगा, यानी आप ए वाले ऑप्शन पे चल रहे हैं, ये नैतिक तकड़ा है। तो अगर आप एक तरीके से भैया कंफ्यूज हैं क्या लेना चाहते हैं, कौन सा डिसीजन, तो यह है नैतिक दुविधा, एक तरीके से नैतिक डायलेमा, और एक तरीके से मोरल रीजनिंग क्या है, नैतिक तकड़ा, आप किसी एक को चुनने जा रहे हैं। तो ठीक है, अगर सही गलत के प्रक्रिया में आप उस प्रोसेस में शामिल हैं तो ये नैतिक दुविधा है, डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, ये किसी मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके से पेट में आया हुआ क्वेश्चन। कहोगे सर जी ये पीटीटी कौन सा हो गया, ये पंजाब टेट से मैं लिया हुआ प्रश्न हूं, आया हुआ प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। एक विद्यार्थी अपने सम व्यक्तियों, यानी एक अपने समकक्ष व्यक्तियों, या फिर यहाँ छात्र होना चाहिए, छात्र के समूहों के प्रति आक्रामक यानी हिंसक व्यवहार करता है, तो विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को निम्न में से किसकी सहायता की आवश्यकता है। यानी विद्यार्थी को भैया वो क्लास में किसी की बात नहीं मानता, आक्रामक व्यवहार करता है, भावनात्मक क्षेत्र का, उच्चरी चिंतन कौशल का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोज्ञानात्मक, तो अगर वो ज्यादा एक तरीके से बदमाशी कर रहा है तो उसे भावनात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, उसके जो इमोशनल हैं वो थोड़ा सा हर्ट हो गए हैं, उनको संतुलित करने के लिए उन्हें अच्छे विचार दीजिए, अच्छे से उन्हें पढ़ाइए। ठीक है, यानी भावनात्मक क्षेत्र का, ये आपके कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न, तो 66 का जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न समझिए, ये भी प्रश्न समझने वाला है। पियाजे के अनुसार, ध्यान समझना, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर कि बच्चा वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है, तो बताइए मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक, संवेदिक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आपके आप। मैं बताया था कि मम्मी के न दिखने पर भी मम्मी को याद करके रोना, मम्मी दूध पिला के चली गई, 2 घंटे बाद भूख लगी, उसको पता चला मम्मी मुझे दूध पिलाई थी, तो मम्मी को याद करके फिर रोने लगा। ये कौन सी स्टेज है, कौन सा चरण है, कौन सी अवस्था है, तो बताइए मूर्त नहीं, औपचारिक नहीं, संवेदी पेशी, जन्म से लेके 2 वर्ष, जन्म से लेके 2 वर्ष, मम्मी के न दिखने पर भी मम्मी को याद करके रोना, यही तो है वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। सी फॉर चेन्नई इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं बच्चे, थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन सबको सिमेट रहे हैं तो समय तो लगेगा ही लगेगा। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है। मूर्त संक्रियात्मक, अगर यही कह देता अमूर्त तो फाइनल स्टेज, तो यानी 11 से एबव, यहां पे कह रहा मूर्त तो भैया 7 से 11, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, संवेदी पेशी जन्म से 2 वर्ष, तो यानी यहाँ पे पूछ रहा है मूर्त संक्रियात्मक 7 से देखिए 11, 68 का सी फॉर चेन्नई। आइए अगला प्रश्न समझिए, पियाजे के अनुसार सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, अमूर्त बात कर रहा है भैया, जब अमूर्त की बात कर रहा है तो औपचारिक 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 संक्रियात्मक 11 से ऊपर, ठीक है 11 या 12 से ऊपर। आइए अगले बात करते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई है, किसने किया है, तो आपको पता है जीन पियाजे 4 स्टेज बताए थे। 4 स्टेज कौन कौन से बताए थे, तो भैया तुरंत नंबर 1 करो, सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी क्रम है इसका। सबसे पहले संवेदी पेशी जीन पियाजे के अनुसार, उसके बाद
पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, उसके बाद मूर्त, उसके बाद औपचारिक। ये 4 स्टेज के बारे में किसने बताया था? तो जीन पियाजे साहब ने बताए थे। तो 70 का बेस्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा? डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, आइए अगला प्रश्न समझिए। 10 प्रश्न और है, गला भी बैठ गया पर कोई बात नहीं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक रूप से, यहां पे मूर्त की बात कर रहा है, अमूर्त की बात नहीं कर रहा है। यहां पे कह रहा है एक लड़का है, अगर वो तार्किक चिंतन, यानी तार्किक मतलब अगर उसके पैसा, उसके पास मान लीजिए मम्मी 10 रुपए दी है, पैसा खो गया है, तो बच्चा तार्किक चिंतन करने लगा कि पैसा तो खो गया, घर पे जाएंगे मम्मी पीटेंगे, घर पे जाएं कि ना जाएं, लेट जाएं कि क्या करें, बहाना बनाएं। तार्किक चिंतन, मम्मी को कौन सा बहाना बताएं कि मम्मी भुला जाएं, तो यानी तार्किक चिंतन। तो कौन सा ये स्टेज है? उत्तर करिए 71 का। तो मूर्त चिंतन। अगर यही कहता अमूर्त चिंतन कर रहा है, अमूर्त तार्किक चिंतन, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाती। लेकिन अगर वो तार्किक, सिर्फ तार्किक चिंतन कर रहा है, तो ये 7 से लेकर 11 तक की अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? एक बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से कहां हो सकता है? स्टार लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टार लगाइए। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कहां होगा? खेल के मैदान में, विद्यालय व कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। ठीक, तो बताइए ऑडिटोरियम क्या होता है? एक बार आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, जहां पे म्यूजिक वगैरह का एक तरीके संग्रहालय रहता है। तो एक बताइए बच्चे का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कहां होगा? खेल के मैदान में हो सकता है भैया। ये तो अगर कहते कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा कहां होगा, तो तुरंत खेल का मैदान। क्यों? खेल का मैदान किससे जुड़ा है? समाज से। लेकिन विद्यालय व कक्षा से, तो ये कौन कहता है? जीन पियाजे। तो भैया सबसे ज्यादा बालक का अच्छा विकास कहां होगा? विद्यालय में तर्क वितर्क करेगा, अध्यापक पढ़ाएंगे, नई चीजों को सीखेगा, अपने स्टूडेंटों के साथ घुलेगा मिलेगा, तो विद्यालय व कक्षा में उसका संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा होगा। बी फॉर बनाना। अगला प्रश्न समझिए। निम्नलिखित में से कौन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण। संतुलीकरण भी है, सब अनुभव भी है। अनुभव को आप कह सकते हैं परिपक्वता, मेच्योरिटी। लेकिन सामाजिक संचरण पे कौन जोर देता है? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी वाइगोस्की, वाइगोस्की। ठीक है, तो सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व तो नहीं है जीन पियाजे के अनुसार, तो यह है सामाजिक संचरण, ए फॉर अमेरिका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझने वाला प्रश्न है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव के प्रत्ययों से होती कौन सी अवस्था है? ये 7 से लेके 12, 12 से लेके 11, 12 से लेके वयस्क तक, 2 से लेके 7 वर्ष, जन्म से लेके 2। अमूर्त अनुभव कर रहा है तो 7 से 11, इसे ही आप कह सकते हैं एक तरीके से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन समझने वाला है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी? संवेदी पेशी, यानी हाथ पैर से। अपने बालक है ये मान लीजिए बालक है कोई, अपने हाथों से पूरे बॉल पकड़ रहा है, संवेदी पेशी। जन्म से लेके 2 वर्ष, तो 75 का ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो यह बाल विकास के बारे में क्या कहा है कि यह संस्कृत के अनुवांशिक कारणों से होता है, यानी बालक का विकास संस्कृत के अनुवांशिक कारण से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया औपचारिक शिक्षा का उत्पाद से होता है, और समावेशन और समायोजन का परिणाम है। ये तो कौन कहते हैं? ये कहते हैं जीन पियाजे कहते हैं। ठीक, उसके बाद वाइगोस्की क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया होगा यहाँ पे, सामाजिक अंतःक्रिया, बे फॉर बनाना। ठीक है, आइए उसके बाद अगला प्रश्न है, घटना व वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, तो जीन पियाजे के भैया चरण के किससे संबंधित है? तो मूर्त संचालन, सेंसरी मोटर तो ये नहीं होगा, सेंसरी तंत्रिका नहीं होगी पेशी संवेदी। प्रारंभिक संचालन ये 2 से लेके 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से एबव। तो मूर्त संचालन में बच्चे क्या करते हैं? तार्किक चिंतन करते हैं। सी फॉर चेन्नई बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
बालक किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 11 से लेके 15। यहाँ पे अगर हो 11 से ऊपर तो ये भी सही हो जाएगा, 11 से लेके 16 ये भी सही हो जाएगा, यानी 11 से एबव जो फाइनल स्टेज है उसमें ही एक तरीके से औपचारिक या फिर आप इसे अमूर्त कह सकते हैं। ठीक है, आइए अगला समझिए, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या फिर घर? भैया विद्यालय व कक्षा का पर्यावरण में बालक का संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे बेहतर रूप में हो सकता है। आज का लास्ट प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कौन कहता है? जीन पियाजे कहते हैं। बच्चा जौन कुछ सीखता है समाज से सीखता है। कौन कहते हैं? लेव वाइगोस्की कहते हैं। बच्चा भैया नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिए? तो आपको पता है कि आप सबको पता है ये दिए थे भैया, आपका एक तरीके से कह सकते हैं जीन पियाजे चूहे और बिल्ली पे अपना सिद्धांत दिए थे, उन पे अपना प्रयोग किए थे, कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। इतना इसके बारे में जानते रहना। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे को जाता है। जीन पियाजे ही कहते हैं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग से जितना क्वेश्चन बनना था बच्चे मैं आपको सब बता दिया। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करना, क्लास को एक बार और देखना, और सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना है। व्हाट्सएप पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं, और नोट्स ऐसा होगा आपके एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करे वो नोट्स होगा। ठीक है, चलिए इस नंबर पे संपर्क करना है 9005587371 पे। आपके मन में कभी भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप एज अ टीचर, एज अपना भाई मुझे समझ के संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं। सदैव आपके हेल्प में तत्पर है द परफेक्ट टीचर। ठीक है, चलिए अगर अभी तक आप नए हैं तो द परफेक्ट टीचर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अपने दोस्त यार तक द परफेक्ट टीचर को जरूर शेयर किया करिए। पूरे दिल के साथ मेहनत किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और भैया नोट्स लेने के नंबर पे संपर्क कर लीजिए। एक बार थोड़ा सा मैं एक तरीके से थोड़ा सा कुछ बातें बता दूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आज की क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़े, तुरंत कहेंगे सर जी हम लोग सीटीपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे। लेव वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच पर जोर देते हैं, जीन पियाजे अंतःक्रिया पर, कोहलबर्ग नैतिक तनकड़ा और नैतिक डायलमा पर जोर देते हैं। यहां से जितने क्वेश्चन बन सकते थे लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन को समझे हैं। एक एक क्वेश्चन को इन क्लासेस को और देखना, बेहतर रूप में समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए द परफेक्ट टीचर पे जुड़े रहने के लिए आप सभी का ढेर सारा आभार मैं व्यक्त करता हूं। और हाँ, लगातार सीटेट की जो क्लासेज आती है उनको ज्वाइन किया करिए, खूब दिल लगा के पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।